गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल? आज हम आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र। पहला चैप्टर था जो मैंने लगभग सारे मैंने टॉपिक को पढ़ाया है, अलग अलग छोटे छोटे वीडियो में पार्ट करके बनाया है, तो उसको आप देख लीजिए। और अगला चैप्टर आप धूम धड़ाके के साथ पढ़िए, धूमधाम से पढ़िए। अगला दूसरा वाला चैप्टर आपका क्या है? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है? चैप्टर 2 ये है कि वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। क्या है? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। हम इसको क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेज क्या है? थ्योरम। इस बात को लिखा जा सकता है। अगला वाला क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर है, यानी क्या कहने का मतलब एरिया वेक्टर। पहला वाला हेडिंग आप क्या है? एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक है, ए है। दूसरा हेडिंग क्या है? दूसरा हेडिंग क्या है? घन कोण है, ठीक है। वृत्तीय कोण इसी में होगा, दूसरे में घन कोण। हम बात कर लेते हैं क्या है? घन कोण है। दूसरा आपका घन कोण है। तीसरा हेडिंग आपका क्या है? तीसरा हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स है। तीसरा हेडिंग आपका क्या है? वैद्युत फ्लक्स। चौथा हेडिंग क्या है? वैद्युत फ्लक्स के बाद हम अगला हेडिंग बात कर लेते हैं, एक एक करके समझाएंगे। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमाएं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक यों विमाएं। सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझाई जाएंगी। ये चार हेडिंग आपको इस वीडियो में, आपको चारों हेडिंग अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, याद करना बहुत इजी होता है, याद करना कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कोई भी टॉपिक आपको याद नहीं करना चाहिए, आपको समझना चाहिए आखिर वास्तव में कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, आखिर वो कह क्या रहा है। किसी बात को हमें समझना चाहिए, ना कि उसको रट्टा मारना चाहिए। रट्टाफिकेशन लर्निंग करते रहोगे, लाइफ बीत जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। अचीव अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले क्षेत्रफल वेक्टर पर चलते हैं। फटाफट करके वीडियो को हम आज काफी तेजी के साथ चलेंगे। थोड़ा अगर आप कहेंगे तो वीडियो को थोड़ा हम स्लो करेंगे, ठीक है। आप जब भी बताएंगे, मान लीजिए इस वीडियो पर जो कमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो को स्लो बनाएंगे। वीडियो थोड़ा स्पीड में रहेगा, कारण ये है कि अभी हमें लगभग आज 5 वीडियो अपलोड करना है। चैप्टर नंबर 2 जो है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, इसको हमें कवर करना है, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं क्षेत्रफल वेक्टर की। क्षेत्रफल वेक्टर होता क्या है? देखिए भैया, इस ब्रह्मांड में जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जो भी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, कुछ भी हो भाई, कोई आपका क्या है, कोई हाउस है, हाउस का भी एक दिशा होती है। जिस दिशा में आपको आना है, अंदर जाना है, उसकी भी एक दिशा है कि सामने उसका क्या है, उसका वो क्या है, उसका मेन गेट क्या है, आगे की तरफ है, सामने की तरफ है। वहां से आप अंदर जा रहे हो, बाहर निकल रहे हो। यानी अगर आपको दुकान शॉप खोलना हो तो कहाँ खोलोगे? बाहर की तरफ ना। वो आपका दुकान जो होगा, शॉप होगा, बाहर की ओर देखेगा ना। तो यानी कहने का मतलब, अगर उस पर क्षेत्रफल है तो उस पर क्या होगा? सीधी सी बात है, उसमें जरूर दिशा होगी। कोई समतलीय क्षेत्रफल है, अगर मान लीजिए मैं पृथ्वी के छोटे से भाग को काट लेता हूँ, वहां पर एक गोला खींच देता हूँ, तो उसकी भी एक दिशा होती है। कहाँ? दिशा हमेशा कहाँ होगी? ऊपर की ओर होगी। यानी कहने का मतलब उसके अभिलंबवत होगी, यानी लंबवत उसके। सिंपल सी बात है, अगर तिरछे पर है तो ऐसे होगी दिशा, ऐसे है तो सीधा दिशा होगी, इस तरीके से है तो नीचे की ओर दिशा होगी। यानी क्षेत्रफल जहां पर भी होगा उसके अभिलंबवत दिशा होगी ही होगी। कहने का मतलब ये है। क्षेत्रफल कितना है भैया? ए है। आपका ए क्या है? इसको दिशा को बताने वाले एक हम वेक्टर लगा देते हैं, यानी कैप लिख देते हैं, उसको कहा जाता है। तो क्षेत्रफल वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं? ए बराबर ए इंटू क्षेत्रफल वेक्टर बराबर ए इंटू एन कैप। इस बात को हम लिख सकते हैं। पहला वाला हेडिंग था। आप बात ध्यान से सुनिएगा, इनका पूरा कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। सिंपल सी बात, परिमाण मान लीजिए उसका क्या है, मान लीजिए 10 वर्ग मीटर, 20 वर्ग मीटर स्क्वायर,
20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर हम कर सकते हैं इसको। तो ये तो परिमाण हो गया, उसका क्षेत्रफल कितना है, वास्तविक क्षेत्रफल, एक्चुअल उसका क्षेत्रफल कितना है, और उसके साथ साथ दिशा भी होगी। सिंपल सी बात है। तो दोनों जब सम्मिलित हो जाते हैं तो उसी को कहा जाता है क्षेत्रफल वेक्टर कहा जाता है। तो कह रहे हैं किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। भाई परिमाण तो आपको दिखाई पड़ रहा है ना 20 मीटर स्क्वायर, और उसके साथ साथ क्या है, दिशा भी होती है। दिशा भी आपको दिखाई पड़ रहा है। आप कह रहे हैं क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब, ये आपका क्या है, अभिलंब। अभिलंब ये बाहर की ओर जो खींचा गया है ये क्या है, अभिलंब है। इसका आपका किधर देख रहा है, व्हाइट बोर्ड किधर देख रहा है, निर्जीव है, देख नहीं रहा है। कहने मतलब किधर है इसका, इसका जो फेस है किधर है, इधर है, सामने की तरफ है। सामने की तरफ देख रहा है, आपको देख रहा है। क्षेत्रफल वेक्टर जो लिखा है किसे देख रहा है, आपको देख रहा है। तो कहने मतलब बाहर की ओर क्या है, अभिलंबोत ऐसे सामने, एकदम सामने है। ये मोबाइल अगर मुझे देख रहा है तो कहने का मतलब ये क्या है, सामने, ये सामने से देख रहा है मुझे, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो कहने का मतलब वही बात है, आपका कोई एरिया है उसको काट लीजिए, उस पर एक अभिलंबोत एक लाइन खींच दीजिए, वो आपको दिशा को बताएगा। इसको बोलते हैं दिशा, दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। दिशा यानी क्या है, दिशा को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है। बात समझ में आएगी। अब कह रहे हैं क्षेत्रफल ए को इस तरह बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब वेक्टर हम निरूपित कर सकते हैं। वेक्टर ए से निरूपित करते हैं, वेक्टर ए बराबर ए इंटू एन। कह बात खत्म है, बस यही आपको था। कोई पूछेगा क्षेत्रफल वेक्टर किसे कहते हैं, तो आप जवाब साफ साफ देना, ठीक है। किसी समतलीय क्षेत्रफल, कोई समतल क्षेत्रफल हो एकदम बराबर समतल, किसी समतलीय क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब बहुत रेखा, अभिलंब खींच किसी के, पहले ऐसे लिखना, किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा होती है, ठीक है। क्षेत्रफल किसी समतलीय क्षेत्रफल पर खींचा गया अभिलंब, खींचे गए बाहर की ओर अभिलंब क्या किसकी दिशा को बताता है, उस क्षेत्रफल की दिशा को बताता है, जिसे हम किससे निरूपित करते हैं, जिसे हम ए वेक्टर ए से निरूपित कर सकते हैं। यन के दिशा को व्यक्त करने वाला क्या है, एक वेक्टर है, जबकि ए उसका क्या है, परिमाण है, उसका क्षेत्रफल है। बस ऐसे आपको लिख देना है। दूसरा वाला आपका पॉइंट क्या है, घन कोण। अब घन कोण किसे कहते हैं, वृत्तीय कोण किसे कहते हैं, तो बात कर लेते हैं पहले वृत्तीय कोण की, उसके बाद बात करेंगे घन कोण की। तो चलिए बात कर लेते हैं वृत्तीय कोण किसे कहते हैं। भाई सिंपल सी बात है, एक आपके पास क्या है, वृत्त है, रुपया है, वृत्तीय होता है ना रुपया। और बैलून क्या होता है, एक गोलाकार होता है, गोल होता है, गोल मटोल होता है। यानी एक गोला और वृत्त दोनों में अंतर है ना। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, एक सर्कल, एक वृत्त है आपके पास। अब सिंपल सी बात है, यहां पर अगर हम एक चाप लगा दें, यहां पर देखिए, यहां पर चाप लगा दें, ऐसे वृत्त पर चाप अगर लगाएंगे तो यही तो आपका क्या है, यही तो बन रहा है, कोण बन रहा है, ठीक है। किसी वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त पर आंतरिक कोण को वृत्तीय कोण कहते हैं। समझ में आया। किसी वृत्त के चाप, वृत्त मैंने है, वहां पर मैंने इस केंद्र में एक थोड़ा सा चाप लगाया, कितना दूर चाप लगाया, जितना बड़ा चाप होगा उतना बड़ा कोण होगा। सिंपल सी बात है। चाप आप इतना बड़ा कर दीजिए, इस पर जो चाप आप इतना बड़ा लगा दीजिए, कोण इतना बड़ा बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर चाप जितना बढ़ाएंगे कोण का मान भी क्या होगा, उतना बढ़ता चला जाएगा। चाप को यहाँ से लगा दोगे तो आपका कोण का मान यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। चाप को और यहाँ से लगा दोगे, कोण का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर, ये वृत्त का केंद्र ये तो है, इस पर कोण बन रहा है ना, वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण को क्या कहते हैं, वृत्तीय कोण कहते हैं। पहला नंबर वृत्तीय कोण, इसी में आप एक हेडिंग डाल लेना, वृत्तीय कोण। ये सिंपल टॉपिक था यार, वृत्तीय कोण। अभी बढ़िया टॉपिक मिलेगा तब समझाएंगे खूब जम के, ठीक है। वृत्तीय कोण किसे कहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर, ये केंद्र है ना, वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय कोण कहते हैं। सिंपल सी बात है। वृत्त है भाई, एक मैंने चाप लगाया, वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण को वृत्तीय कोण कहते हैं। कोण कुछ भी हो, थीटा हो,
ओमेगा हो, कुछ भी आप लिखिए, ठीक है। अब एक हम गोले की कल्पना करते हैं। एक गोला है मान लीजिए हमारे पास, एक क्या है गोला, ऐसे गोल मटोल, ठीक, समझ में आया। एक क्या है गोला। अब एक बात आप बताइए, अगर इस गोले को हम क्या कर दें, ऐसे इसको क्या कर दें, काट दें, एक पार्ट को आधे, इसके आधे पर से यानी ऊपर से जाएं, आधा भाग ले लें। जैसे मान लीजिए एक गोला होगा, ऐसे बैलून होगा, बैलून ऐसे होगा, इसको हम क्यों कैसे काटें, इसको सामने से ऐसे सीधा एक चीरा लगा दें। कोई मान लीजिए आपको एक बैलून नहीं है, कोई ऐसा आपके पास क्या है, एक ऐसा वो है गोला है, ठीक है, सर्कल है, कि उसमें मैं क्या कर रहा हूं कि इस सामने वाले पार्ट को क्या कर रहा हूं, काट दे रहा हूं पूरा, ऐसे काट देंगे। थोड़ा सा आधा पीछे की साइड में काटेंगे, आधा आगे की साइड में काटेंगे, तो आपको ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको ऐसा एरिया, आपको सरफेस ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा मुड़ा रहेगा, ऐसा एरिया जब काट देंगे तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम काट दें तो इस तरीके से एरिया आपका बन जाएगा। बात समझ में आई। कह रहे हैं कि यहां पर क्या है, किसी गोले के केंद्र पर, ये क्या है गोले के केंद्र पर, ठीक है, आंतरिक कोण। भाई सिंपल सी बात है, यहां पर हम क्या कर देते हैं, एक छोटा सा हम क्या कर रहे हैं, एरिया काट ले रहे हैं, एरिया काट ले रहे हैं। मान लीजिए इस पे ऐसे 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 एक गोला है, मान लीजिए क्या है, छोटे छोटे हम बिंदु डाल दे रहे हैं, एक क्या है गोला, ठीक है। बहुत बारीक बारीक ऐसे रखना पड़ेगा ताकि आपको दिखाई पड़े कि वास्तव में एक गोला है। तो इसका सेंटर पॉइंट ये है। यहाँ पर हम एक छोटा सा हम क्या काट ले रहे हैं, उसके ऊपर क्या है, छोटा सा एक एरिया काट ले रहे हैं। भाई इसी के ऊपर मान लीजिए मेहंदी का कीप आप देख रहे हो, एक आपके पास गोला है, गोले मैंने मेहंदी का एक कीप डाल दिया। अब कीप डाल दिया, उसका एरिया ऊपर है, एरिया छोटा सा होगा ना ऊपर की साइड में, नीचे मेहंदी का कीप कैसे ऐसे चला जाएगा केंद्र पर। तो समझ में आया भाई, एरिया जितना बड़ा हम काटेंगे, एरिया हम जितना बड़ा लेंगे, यहां पर कोण भी उतना बड़ा बनेगा। मान लीजिए मैंने क्या काटा है, DA क्षेत्रफल मैंने लिया है। अब DA क्षेत्रफल के द्वारा जो कोण बनेगा क्या बनेगा, DW, छोटा सा कोण बनेगा, छोटा सा एरिया में काटूंगा तो छोटा सा कोण बनेगा, बड़ा सा एरिया काटूंगा तो बड़ा सा कोण बनेगा। बात समझ में आ गया। छोटा सा एरिया अगर काटा जाएगा तो छोटा सा कोण बनेगा, अगर बड़ा सा एरिया काटा जाएगा तो बड़ा सा कोण बनेगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, क्या कह रहे हैं, हम जानते हैं किसी वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण को वृत्तीय कोण कहते हैं। सही बात है, मैंने पहले भी बताया, वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर। दूसरा कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल, गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं, इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सही बात है, क्या दिक्कत है भाई। छोटा सा मैंने मेहंदी का कीप वाला बात बता रहा हूं, बस वही याद रख लेना। एक हमारे पास फुटबॉल है, एक हमारे पास गोला है। अब उस गोले के अंदर मतलब क्या है, छोटा सा मैंने एरिया काट लिया। एरिया मैंने कहाँ काटा, मतलब कहने का मतलब R त्रिज्या पर। इसका त्रिज्या कितना है, ये आपका त्रिज्या क्या है, R है। R दूरी पर, यानी कहने मतलब उसकी त्रिज्या यानी उसके पृष्ठ पर मैंने एक छोटा सा अवयव काट लिया। मैं अगर उसका क्षेत्रफल बढ़ाऊंगा, सपोज करिए यदि उस छोटा सा एरिया लिया, मैंने एरिया को बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, ये पूरा पृष्ठ ही समा गया, फिर और बड़ा कर दिया, और पृष्ठ आ गया, यहां तक कवर कर दिया, पूरा कवर हो गया। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इतना पूरा कवर कर दिया। तो कहने का मतलब पूरा एरिया अगर हम आधा ले लेंगे तो उतना ज्यादा कोण बन जाएगा। यानी जितना एरिया का मान बढ़ाते चले जाएंगे। मैंने छोटा सा एरिया लिया ना, मेहंदी के कीप जितना एक छोटू सा एरिया लिया, अब उसी एरिया को अगर बढ़ाते चले जाएं, तो यानी कहने का मतलब यहां से यहां तक कवर कर लेगा, तो उस समय कोण का मान क्या हो जाएगा, कहते हैं 2 पाई हो जाता है। अगर पूरा इतना एरिया कवर हो जाए, यानी पूरा ऐसे देख रहे हो कैसे, देखिए इधर देखिएगा, ऐसे 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 तो आएगा, इधर देख रहे हैं ऐसे, इसका केंद्र बिंदु ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लेते हैं एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ऐसे मैंने कवर किया था ना पूरा एरिया, पीछे वाला दिखाई पड़ रहा है आपको,
पीछे वाला हमारा हाथ इतना ऐसे एरिया कवर हुआ है, तो इसका केंद्र सेंटर पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। अब सेंटर पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एरिया कवर हुआ है वो कितना कवर हुआ है। एरिया जो कहा जाता है कि पीछे वाला पूरा एरिया अगर जो कवर हुआ है वो कहा जाता है 2 पाई कवर हुआ है। कभी हम पूरा इसका जो है रियल फोटो मैं डाल दूंगा, ठीक है, रियल फोटो अगर कहीं मिलेगा तो मैं इसको डाल दूंगा ताकि आपको बातें समझ में आ जाए कि ये 2 पाई आखिर क्यों होता है। और अगर पूरे गोले की बात करें कितना कोण बनता है, तो 2 पाई प्लस 2 पाई यानी कहने मतलब 4 पाई बनेगा। सिंपल सी बात है। 2 पाई अगर एक साइड में बन रहा है, दूसरी साइड में इतना एरिया कवर होगा, पीछे वाला पूरा एरिया कवर होगा, तो आपका फिर 2 पाई बन जाएगा। 2 पाई 4 पाई हो जाएगा, यही होता है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, तो आप बात कर लेते हैं। चलिए फिर से ध्यान से देखिएगा, हम आगे लिख क्या सकते हैं। हम इस बात को लिख सकते हैं, जिस प्रकार वृत्त की चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण को वृत्तीय कोण कहते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी गोला बना लेना, किसी गोले के केंद्र गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा, मान लीजिए गोले का मैंने पृष्ठ पर मैंने छोटा सा अवयव काटा है, ठीक है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि यानी ये आपका एरिया काटा गया है DA, तो यहाँ पर कोण बनेगा क्या, DW। हम इस बात को कह सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो DW बराबर क्या हो जाएगा, DW बराबर DA अपान R स्क्वायर। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, DA अपान R स्क्वायर। इस त्रिज्या, ये आपका क्या है, रेडियस, त्रिज्या का वर्ग, और क्या होता है, यानी कहने का मतलब अब यहां से निकाला है DW बराबर DA के प्रोपोर्शनल हम कह मान लेते हैं DA के। अगर DA का मान बढ़ाएंगे तो DW का मान बढ़ेगा। बात समझ में आ गया। कह रहे हैं दूसरी बात ये हो सकता है DW बराबर प्रोपोर्शनल 1 अपान अगर R स्क्वायर कर दें, अगर R का मान बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, DW का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सच में अगर यार बड़ा सा गोला ले लें और अगर त्रिज्या को हम बढ़ा रहे हैं, त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं, तो त्रिज्या को बढ़ाने पर त्रिज्या लेकिन नियत होगा हर जगह, कोई मतलब नहीं है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब DW पर कोई प्रभाव पड़ेगा, इस बात से आपको कोई मतलब है नहीं। कहने का मतलब DA बराबर R स्क्वायर के अगर मान लिया जाए, DA बराबर R स्क्वायर के, DA बराबर किसके, R स्क्वायर के। एक पॉइंट कह रहे हैं, अगर DA छोटा सा अवयव, ये R स्क्वायर जो त्रिज्या है, त्रिज्या का वर्ग कर दिया जाए, त्रिज्या का अगर क्या कर दिया जाए, जो त्रिज्या है उसका वर्ग कर दिया जाए। अगर कह रहे हैं DA बराबर R स्क्वायर के, DW बराबर क्या हो जाएगा, DW बराबर अगर DA बराबर R स्क्वायर, तो भाई R स्क्वायर DA की जगह हम R स्क्वायर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, DW बराबर R स्क्वायर अपान R स्क्वायर, कट गया, बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, यानी DW बराबर क्या आ गया, DW बराबर 1। बात खत्म। DW बराबर 1 कह रहा है, DW बराबर 1 कह रहे हैं कि DA बराबर R स्क्वायर के, तो DW बराबर DA बराबर R स्क्वायर के, तो DW बराबर 1 है। 1 स्टेरेडियन, इसे बोलते हैं 1 स्टेरेडियन, रेडियन, 1 स्टेरेडियन। अब ध्यान से बात सुनिएगा, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि DA बराबर R स्क्वायर के, अगर जो DA है, जो क्षेत्रफल है, अगर काटा गया है, अगर वो R स्क्वायर के बराबर होता है, सिंपल सी बात है, तो DW का मान 1 स्टेरेडियन होगा। क्या होगा, इसका मान कितना होगा, 1 स्टेरेडियन होगा। कह रहे हैं 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है, 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है। 1 स्टेरेडियन आया ना, अगर यहाँ क्या कर दिया जाए, अगर यहाँ पर त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, सिंपल सी बात है, तो बात अलग होगा। यानी 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है, 1 स्टेरेडियन हो गया, 1 स्टेरेडियन की बात हो रही, स्टेरेडियन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं, 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है, 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, एक भाग क्या होगा, मान लीजिए
दो भाग में है, इसको काट दिया जाए एक भाग द्वारा, एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, ठीक है, गोले के केंद्र पर आंतरित होता है, उसे एक स्टेरेडियन कहते हैं। हम कह सकते हैं एक स्टेरेडियन क्या है, अगर त्रिज्या का वर्ग कर दिया जाए डी ए के बराबर हो जाए, त्रिज्या का वर्ग डी ए के बराबर हो जाए तो आपका घनकोण क्या होगा, एक स्टेरेडियन होगा। अब एक बात बाद में करेंगे, आगे जो है उसको हम बात देख लेते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा, अगर DW बराबर क्या है, DA अपान आर स्क्वायर, तो W बराबर क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं A बराबर A बटे आर स्क्वायर। अब W बराबर हम कह सकते हैं W बराबर A बराबर गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, W बराबर क्या आ गया, 4 पाई आ गया। यानी कहने का मतलब किसी केंद्र पर कितना कोण बन सकता है, 4 पाई कोण बन सकता है। पाई का मान कितना होता है, 22 बटे, हम कह सकते हैं क्या 22 बटे 7, हाँ 22 बटे 7 हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो यानी कहने का मतलब 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन, स्टेरेडियन हम यहां से मिलाकर ये निकालेंगे, W बराबर 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, W बराबर 4 पाई। तो ये आपका पूरा मामला निकल के सामने आ गया। दूसरा हो गया घनकोण, फिर से आप एक बार देखिएगा ध्यान से, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इस टॉपिक को मिटा रहे हैं, नहीं तो चलिए फिर से देखिएगा। एक आपके पास क्या है, गोला है, यहां पर मैंने इसका केंद्र माना, एक गोले के केंद्र से थोड़ा सा दूरी पर क्या है, इसका पृष्ठ मिल गया, मान लीजिए यहाँ से DA है, ये कोण कितना बना रहा है, DW बना रहा है। तो हम कह सकते हैं DW बराबर क्या हो जाएगा, DA अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है, DW बराबर DA अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहे हैं अगर DW बराबर क्या कर दिया जाए, अगर DA बराबर आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, DW बराबर आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, कट के क्या आ जाएगा, एक स्टेरेडियन। यानी कहने का मतलब क्या आ गया, एक स्टेरेडियन आ गया। यही तो हो जाएगा, कह रहे हैं DA अगर आर स्क्वायर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो DW का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कह रहे हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, तो एक स्टेरेडियन आपको पता चल गया, इसको बोलेंगे एक स्टेरेडियन, रेडियन। बात समझ में आ गई। अब अगली बात कर लेते हैं, अगर DW बराबर आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, तो हम कर लेते हैं DW नहीं, हम सारे W बराबर हम कह सकते हैं गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, A अपान क्या हो जाएगा, A अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। अब A का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, W बराबर हम कह सकते हैं क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, W बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन, रेडियन, यही हो जाएगा, एक 4 पाई स्टेरेडियन। यही क्या होता है, किसी गोले के 4 पाई स्टेरेडियन कोण बनता है। अब 4 पाई स्टेरेडियन का आगे और विस्तार से डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में, बस यही इतना आपको समझना है। देखने वीडियो कितना काफी लंबा बना क्या, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं यार, जो बढ़िया टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स का, इसको समझते हैं। वैद्युत फ्लक्स आखिर क्या है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की माप है, वैद्युत बल रेखाओं की माप है। अब देखिए सिंपल सी बात है यार, बार बार आप क्यों वैद्युत फ्लक्स के बारे में डिस्कशन चिंता करते हो। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ पर, भाई सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक कोई वैद्युत क्षेत्र में, एक वैद्युत क्षेत्र है, हम इधर मिटा दे रहे हैं, अभी बाद में लिख देंगे वैद्युत फ्लक्स, हेडिंग लगाइए वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिएगा सिंपल सी बात है, मान लीजिए बहुत सारे लाइनें, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र लाइनें, इसको लाइनों के द्वारा दिखाया गया, कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र है,
वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है, आवेशों से उत्पन्न होता है। ये अगर क्या है पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो जानिए पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निगेटिव चार्ज पर क्या है, यहाँ पर क्या है वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। यहाँ पर एक आपके पास रॉड ले लीजिए, एक आपके पास कोई मान लीजिए लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए किसी मशीन के द्वारा। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है, देखिएगा ध्यान से। एक आपके पास क्या है प्लस चार्ज है, दूसरा माइनस चार्ज है, सिंपल सी बात है। एक आप ऐसा कीजिए, एक काम कीजिए, आप एक ले लीजिए, दो रॉड ले लीजिए, एक रॉड से, एक आपके पास रॉड से आप क्या करिए इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए। एक पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज जैसे हुआ, प्रेरण के कारण तुरंत अपने आप आगे वाला जो आपका वो होगा छड़ होगा, रॉड होगा, मान लीजिए कोई एक पतली सी चादर होगी, वो क्या हो जाएगा पूरा निगेटिव हो जाएगा। उसके बीच वाला एरिया एक पतला सा चादर इधर है, ठीक है, पतली सी पट्टी इधर है, इसको मैंने गर्म कर दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। या सपोज करो इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया गया। पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया। इलेक्ट्रॉन को जैसे मैंने बाहर निकाला, सामने वाला प्लेट क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, अपने आप हो जाता है, प्रेरण के कारण हो जाता है। जब एक संधारित्र वाले चैप्टर में बहुत बढ़िया आराम से समझाएंगे इसको, तो आप देखिए ये क्या हो गया बेचारा, ऋणावेशित हो गया, ये धनावेशित, ये ऋणावेशित। अब इसके बीच में कुछ डालेंगे, कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे, तो यहाँ पर कोई चार्ज लेकर जाएंगे, चार्ज प्रभावित हो जाएगा। कोई चार्ज अगर कल्पना करते हैं एक चार्ज अंदर डाल दिया जाए तो प्रभावित हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र इसे कहते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, यानी इसमें बहुत सारे आवेश निकल गए, एक पॉजिटिव आवेश हो गया, अरबों खरबों पॉजिटिव चार्ज आ गए, उसके सामने अरबों खरबों निगेटिव चार्ज अपने आप उत्पन्न हो गया, ठीक है। और उत्पन्न हो गया, उसके बीच वाला एरिया जो हो गया वैद्युत क्षेत्र हो गया। बात समझ में आया, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र हमेशा करते रहोगे, वैद्युत क्षेत्र नहीं समझ में आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं मान लीजिए आपके पास एक क्या है पतली सी चादर है, एक सामने पतली सी चादर है। अब एक दोनों चादरों में देखिएगा ध्यान से, इन चादरों को या तो आप गर्म कर दीजिए, जब आप गर्म कर देंगे इसको तो इलेक्ट्रॉन क्या कर बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर जब चला जाएगा तो पूरा चादर का जो प्लेट होगा वो धनावेशित हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जब धनावेशित हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, धनावेशित हो जाएगा, अगर उसके सामने कोई दूसरी प्लेट रखी हुई है तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस पर है उतने निगेटिव चार्ज उस पर उत्पन्न हो जाएगा अपने आप। और निगेटिव चार्ज जैसे ही पूरे पर उत्पन्न होगा, निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा, वैसे तुरंत क्या हो जाएगी, एक लाइन जनरेट हो जाएगी। समझ में आया। उस जो लाइन जनरेट होगी उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र लाइनें, वैद्युत क्षेत्र उसे कहते हैं। उसके बीच वाला एरिया जो है वैद्युत क्षेत्र ही तो है, वैद्युत का क्षेत्र, ठीक है भाई। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच का जो क्षेत्र है वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, इनको लाइनों के द्वारा निरूपित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, प्रकट किया जाता है, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, ये एरिया है। अब यहाँ इन लाइनों की कोई कल्पना की जा सकती, कितनी लाइनें होंगी, हाँ, लेकिन कुछ वैज्ञानिक थे, गॉस साहब कल्पना कर गए कि हाँ काल्पनिक लाइनें हैं लेकिन इसका कुछ मान है, सब सारी चीजें काल्पनिक हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो एन कहने का मतलब ये जो लाइनें हैं ये पॉजिटिव से निकली होंगी, अरबों खरबों पॉजिटिव चार्ज होंगी, इधर अरबों खरबों निगेटिव चार्ज होंगी, तो पॉजिटिव से निगेटिव पर चली जाएंगी। आप कह रहे हैं कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लो, ऐसे काट लो, कोई काल्पनिक पृष्ठ कुछ भी हो यार। अब इसको क्या कहते हैं, अगर इस काल्पनिक पृष्ठ में हम कल्पना करें कि कितनी लाइनें गुजरी होंगी, कितनी लाइनें गुजरी होंगी, तो सीधी सी बात है कि इस फ्लक्स से गुजरी होंगी अरबों खरबों लाइनें गुजरी होंगी। क्यों, ऐसे कोई गुब्बारा रख दिया गया, कल्पना करो कितनी गुजरी होंगी, कितनी अरबों खरबों गुजरी होंगी। तो इन्होंने क्या कहा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र मैंने समझा दिया क्या है, स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लिया जाए, कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लो, एक पृष्ठ ले लो, ठीक है, कुछ भी डाल दिया जाए, एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया जाए, ठीक है, कोई काल्पनिक पृष्ठ, कह रहे हैं कोई काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनकी संख्या जो होती है उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई, कोई नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
किसी काल्पनिक पृष्ठ, आप कल्पना करो कि हमने क्या किया, एक प्लस रॉड लिया, एक माइनस रॉड लिया, इसको रगड़ दिया, इसमें से अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, सामने वाला जो प्लेट है उस पर अपने आप इस पर कुछ नहीं किया गया, जिसके कारण क्या है, इसके कारण एक पूरा चार्ज निगेटिव हो गया और अपने आप क्या हो गई, वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो गई, पॉजिटिव से निकली, निगेटिव पर समाप्त हो गई। अब बात कर लेते हैं, इसमें हमने छोटा सा अपना कल्पना किया, एक छोटा सा पृष्ठ कर लें काट, अब उस पृष्ठ से सोचें कितना गुजरा होगा, तो हम कह सकते हैं उस पृष्ठ से कितना गुजरा होगा, उस पृष्ठ से अरबों खरबों लाइनें गुजरी होंगी। अब उसी अरबों खरबों लाइनों को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, क्या किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, जितनी संख्याएं जितनी अधिक मात्रा में गुजरेंगी वैद्युत फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा, वैद्युत फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो हम इस बात को कह सकते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, आप अगर यहाँ पर एक हम छोटा सा पृष्ठ काट लें, यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ काट लें, छोटा सा पृष्ठ ये कितना है, डीए। अब इधर देखिएगा, यहाँ पर आप कहने का मतलब क्या है, इसी लाइन में क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर भी इधर है आपका डीए, ठीक है, डीए वेक्टर डीए। अब वैद्युत बल लाइनें इधर भी हैं, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो हम कह सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर ई दिशा होती है इंटू डी ए, दोनों की दिशा है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो ई इंटू डी ए क्या है, वो कह सकते हैं, नहीं तो फाई ई बराबर कह सकते हैं ई और इंटू डी ए कास थीटा, क्योंकि क्या है दोनों एक ही दिशा में है ना, तो क्या हो जाएगा आपका कास थीटा हो जाएगा, कास थीटा है। चलिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एंगल कितना बना रहा है, डी ए बाहर की तरफ होगा, ई यहाँ पर होगा, अगर दोनों एक ही लाइन में हैं तो इसके गुणनफल क्या हो जाएगा, डी ए कास थीटा, वही कह रहे हैं दोनों के बीच में अगर कोण कितना हो, कास मान लीजिए अगर तो कास थीटा भी तो कोई वो नहीं है, यहाँ पर कास थीटा का मान कितना है, 0 है, यानी दोनों एक ही दिशा में है। सिंपल सी बात है। अगर ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, यानी लाइनें ऐसी जा रही हैं और क्षेत्रफल वेक्टर इधर होता है। ये मान लीजिए डी ए है जो मैंने काटा है छोटा सा अवयव, डी ए की दिशा इधर है, लाइनें ऐसे निकल रही हैं, तो इनके बीच में एंगल बन रहा है। कास थीटा बराबर होता क्या है, कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, आधार है ये कर्ण जा रही है, ऐसे कर्ण बड़ा होता है, आधार है तो आधार बटे कर्ण होती, कास थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात समझ में आ गया। तो अब क्या है, कास थीटा हो गया। अगर इसका हम क्या कर लिया जाए, समाकलन कर लिया जाए, सिंपल सी बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए, अभी रहने दो, ई इंटू डी ए है, डी ए हो गया, कास थीटा हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहे हैं, समाकलन, पहले समाकलन कर लेते हैं। अब इसका समाकलन कर लिया जाए, समाकलन तो क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, डी ए समाकलन किसका होगा, डी ए का। तो डी ए का समाकलन किसके सापेक्ष होगा, ए का, जो पूरा पृष्ठ होगा, पूरे पृष्ठ के सापेक्ष हो जाएगा। तो आपका क्या कहने का मतलब क्या है, कास थीटा। तो आपका फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए, यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, डी ए की जगह हो जाएगा ए कास थीटा। यही आपको निकालना था, कहने का मतलब यही आपका बेसिक चीज़ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, यही आपको निकालना था। क्यों भैया, फाई बराबर ए ई इंटू डी ए, ई इंटू नहीं, ई डॉट डी ए हो गया। अब स्केलर गुणनफल, स्केलर उसको कहते हैं स्केलर गुणन, दोनों क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, दोनों का स्केलर गुणन है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। बात खत्म हो गया, समाकलन कर लिया गया, कहाँ से कहाँ तक समाकलन हो गया। चलिए बात खत्म। अगला वाला पॉइंट क्या है, ई इंटू डी ए, फाई बराबर वही बात कर रहे हैं, ई इंटू डी ए का, फिर ई इंटू डी ए हो गया। फिर क्या है, दोनों के बीच में यूज करने वाला वेक्टर है, क्योंकि दोनों के बीच आप लंबवत हैं, तो कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा, डी ए बराबर कास थीटा, ई डी ए बराबर समाकलन कास थीटा, तो ई कास थीटा बाहर हो जाएगा, डी ए का समाकलन हो जाएगा, तो डी ए बराबर ए हो जाएगा, ई ए कास थीटा, बात खत्म हो जाएगा। क्या दिक्कत है, सिंपल सी बात। इसको फिर मिला रहे हैं, फिर से आप ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई दम इसमें है नहीं।
ई कास थीटा का समाकलन नहीं होगा, कास थीटा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, कास थीटा यहाँ पर चला जाएगा और डी ए का जो समाकलन होगा तो ए आ जाएगा। बस ये आपको निकालना था, बात हो गया खत्म। इसको मिटा रहे हैं, फिर से देखिएगा ध्यान से। हमारा कहने का मतलब समझ में आपको आ जाए, उस बात से मतलब नहीं है कैसे भी आए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। पहला नंबर वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मिटा रहे हैं। अभी हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, गॉस का प्रमेय पर। इसी पर लिए लेकर बैठे रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसी को लेकर बैठे रहेंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम गॉस के प्रमेय पर। वीडियो को एंड करते हैं।